Hi everyone, hopefully you all are doing good. So in this video, we are discussing paper 1 West Bengal set 25th set, that is December 2023 में जो ये पेपर कंडक्ट हुआ था, इसके जनरल पोर्शन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ पेपर 1. ओके, सो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ से सॉल्व करे हैं और मोस्टली मैथमेटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करे हैं, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए छोड़ा है. सो इन केस यू हैव एनी डाउट तो आप वो मुझसे पूछ लेना. बाकी जितना भी थ्योरी वाला पोर्शन है वो सारे हम लोग आज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन एंड लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक फ्रॉम द फॉलोइंग. सो वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग. फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी एंड अनदर वन इज नॉन प्रोबेबिलिटी. ये दो टाइप्स की हमारी सैम्पलिंग होती है. सो प्रोबेबिलिटी में हमारे रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक रैंडम, स्ट्रैटिफाइड रैंडम, ये सारे हमारे प्रोबेबिलिटी वाले टाइप्स बनते हैं. जबकि जो हमारे नॉन प्रोबेबिलिटी आते हैं उसमें पर्पसिव, जजमेंटल, एक्सीडेंटल, स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये सारे बनते हैं. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. The items in a questionnaire should be presented in the following order. So questionnaire क्या होता है? Set of questions. A set of questions जो हम अपने रिसर्च स्टडी में हेल्प करते हैं टू कलेक्ट डेटा, है ना. तो क्वेश्चनर कैसा होना चाहिए? क्या क्वेश्चनर को हम डिफिकल्ट बनाएंगे? बिल्कुल नहीं. क्या क्वेश्चनर में हम कोई अननोन क्वेश्चन डालेंगे? बिल्कुल नहीं. क्या क्वेश्चनर में हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन डालेंगे? बिल्कुल नहीं. ऐसे क्वेश्चंस जो दिक्कत पैदा करे, डिफिकल्ट हो, अननोन हो, कॉम्प्लेक्स हो, ऐसा क्वेश्चंस क्वेश्चनर में डालने का कोई मतलब ही नहीं बनता. इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम जनरल टू स्पेसिफिक की ओर जाएंगे क्वेश्चनर में, यानी कि हम लोग एक इंडक्टिव अप्रोच फॉलो करेंगे, डिडक्टिव अप्रोच फॉलो करेंगे. ठीक है, डिडक्टिव अप्रोच हम फॉलो करेंगे, यानी कि पहले हम जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे और उसके साथ साथ हम लोग लास्ट में हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ पर्टिकुलर या स्पेसिफिक क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. सर्वे मंकी एंड ऑनलाइन रेफरेंस टूल फैसिलिटेट्स व्हाट? सर्वे मंकी किस टाइप की एक टूल होती है? तो क्या ये टेक्स्ट एनालिसिस करती है, सर्वे टेम्पलेट्स प्रोवाइड करती है, एसपीएसएस इंटीग्रेशन है, या फिर रियल टाइम रिजल्ट है? सो वी नो, नाम में ही हमारा सर्वे है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है फॉर सर्वे. ठीक है, सर्वे मंकी सर्वे टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है. इसके अलावा आप एक एसपीएसएस, ये नाम दिख रहे होंगे आपको, इसका फुल फॉर्म मुझे बताना है. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम योर क्वालिटेटिव रिसर्च. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. एथिक्स इन रिसर्च इज नॉट कंसर्न्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? एथिक्स इन रिसर्च में क्या नहीं आता है? क्लेमिंग अदर्स आइडियाज एज वंस ओन, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द रिसर्चर, इन्वेजन ऑफ पार्टिसिपेंट्स प्रिवेसी, या फिर सेल्फ प्लेजरिज्म. सो देखो, एथिक्स में हम लोग बहुत ज़्यादा माइन्यूटली देखेंगे कि कहीं आप किसी और के आइडिया को यूज़ नहीं कर रहे हो, दूसरों की जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी प्राइवेसी को इन्वेड नहीं करना है, उनकी सहमति से ही आपको डेटा कलेक्ट करना है, उनका एज अ सैंपल सिलेक्ट करना है, एंड सेल्फ प्लेजरिज्म भी आप नहीं कर सकते हो. बट किसका इसमें कोई भूमिका नहीं है? तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का इनसे कोई लेना देना नहीं है. पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का रिसर्च एथिक्स में कोई प्लेस नहीं बनता. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आप देख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट 1 में रिसर्च प्रॉब्लम है और लिस्ट 2 में रिसर्च मेथड्स है. सो यहाँ पे रिसर्च मेथड्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले है क्रॉस सेक्शनल सर्वे रिसर्च, एक्सपोज फैक्टर रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. सो मैंने बोला है कि जब भी आपको ऐसे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस दिखे आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा पॉइंट चुनना है जो आपको एकदम ही सिंपल तरीके से बन जाता है. तो देखो इनमें से क्या क्या समझ आ रहा है आपको पढ़ के. Peer interaction is in a racially mixed classroom of an urban high school. तो देखो racially mixed है, सीधा सीधा आपको पढ़ के ही समझ आ रहा है that it is talking about, it is kind of mentioning about a culture. और हमें पता है कि कल्चरल स्टडी जो होती है वो हमारी एथनोग्राफिक रिसर्च में होती है. सो ए का तो 3 हमारा बन गया. अगर यहीं से हम लोग ऑप्शन लगाने की कोशिश करें तो यहीं से हमारा आंसर बन जाएगा, बट फिर भी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट सेज डेवलपमेंटल पैटर्न ऑफ इंटेलिजेंस अमंग मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स. तो डेवलपमेंटल पैटर्न जो है और ऑफ इंटेलिजेंस दोनों साथ बाय साथ चल रहा है. क्रॉस सेक्शनल होंगे, मिडिल स्कूल स्टूडेंट के आगे बढ़ते बढ़ते उनके डेवलपमेंट मैटर भी डेवलप होगा. तो दिस कैन बी अ क्रॉस सेक्शनल सर्वे रिसर्च. नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ वाचिंग टेलीविजन ऑन साइंस अचीवमेंट ऑफ 9th ग्रेड स्टूडेंट्स. नाउ सी, यहाँ पे आपको बोला है इफेक्ट. तो हमने पढ़ा है कि जब भी कॉजल रिलेशनशिप की बात करें, जब भी आपका कॉज एंड इफेक्ट हो, मोस्ट ऑफ द
टाइम ये एक्सपेरिमेंटल ही बनेगा हमारा, जहाँ पे भी हम इफेक्ट देखने की कोशिश करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट, वो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही आएगा। एंड द लास्ट वन इज इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोशल स्टेटस ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, ये हमारा बनता है एक्सपोज फैक्टो। अब आप बोलोगे कि मैम हाउ इज एक्सपोज फैक्टो रिसर्च डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो याद रखना एक्सपोज फैक्टो रिसर्च में भी हम लोग कॉज एंड इफेक्ट ही देखते हैं, बट द कैच हियर इज कि यहाँ पे किसी भी तरीके की हम लोग मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं। अनदर थिंग इज एक्सपोज फैक्टो रिसर्च में क्या होता है, इफेक्ट से हम लोग कॉज की तरफ बढ़ते हैं, इफेक्ट से लेके चल के हम लोग कॉज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनना चाहिए। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन कॉम्बिनेशन कैरेक्टराइज क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च को कैरेक्टराइज करने वाले इनमें से कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट इनमें से कौन कौन बनेगा। फर्स्ट इज रिसर्च टूल डिपेंडेंस, तो क्या रिसर्च टूल का बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंस होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, नहीं, एज सच रिसर्च टूल को हम एज सच यूज नहीं करते हैं। रिसर्चर डिपेंडेंस होती है, क्या ऐसा होता है, हाँ ये होता है, रिसर्चर के ऊपर यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है, एम्फोसिस होता है। कंटेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन होगा या कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक जनरलाइजेशन होगा। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इटसेल्फ इज कंटेक्स्ट, ठीक है, तो कंटेक्स्ट स्पेसिफिक होगा, कभी भी फ्री नहीं हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही हमारा चलेगा। एंड मिनिमल साइटेशन ऑफ लिटरेचर, दिस इज आल्सो करेक्ट। सो 2, 4 एंड 5 ये तीन ऑप्शंस आपके बिल्कुल सही बनने चाहिए। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्स्टेकल्स व्हिच डिस्टॉर्ट द मीनिंग ऑफ अ मैसेज इन अ कम्युनिकेशन आर टर्म्ड एज व्हाट, तो व्हेनेवर यू सी द टर्म मेंशनिंग ऑफ द टर्म मीनिंग, तो आपको पता होगा कि मीनिंग का ही दूसरा नाम है सिमेंटिक। सो अगर मीनिंग में दिक्कत आ रही है, मीनिंग में ऑब्स्टेकल पैदा हो रही है, तो ये सिमेंटिक से जुड़ता है हमारा। नेक्स्ट, इन अ ग्रुप लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉलोज द फॉलोइंग स्टेप, क्या कौन सा आपका सही स्टेप बनता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको पता है ये जो एडजॉर्न वाला टर्म है ना, एडजॉर्न का मतलब होता है फिनिश होना, तो इतना तो हमें पता है कि एडजॉर्न हमेशा हमारे फिनिश में ही आएगा, फिर अगर एडजॉर्न का मतलब ही फिनिश होता है तो फिनिश में ही आएगा है ना। एंड फॉर्म जो होता है वो मतलब स्टार्ट होना, तो स्टार्ट फॉर्म से होगा, फिनिश एडजॉर्न से होगा। देखो ऐसे कितने ऑप्शंस है, ए बी सी तीनों ऑप्शंस ऐसे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फॉर्म के बाद हमारा स्टॉर्मिंग आएगा, यानी कि यू विल इनकलकेट थिंग्स, यू विल थिंक अबाउट थिंग्स, देन बनता है नॉर्म, फिर परफॉर्म, परफॉर्म के अनुसार एडजर्न होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ एन ओरिजिनल म्यूजिक प्रोटेक्शन ऑफ एन ओरिजिनल म्यूजिक कॉम्पोजिशन एंड रिकॉर्डिंग इज इन द डोमेन ऑफ व्हाट, अगर आप किसी ओरिजिनल म्यूजिक कॉम्पोजिशन के रिकॉर्ड को या फिर उसके कॉम्पोजिशन को आप क्या कर रहे हो, आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो वो आपके कॉपीराइट के अंडर आएगा, कॉपीराइट प्रोटेक्शन होगी। और अगर इस प्रोटेक्शन को कोई भी इन्फ्रिंज करता है, ठीक है, यानी कि कोई भी इसको यूज कर लेता है विदाउट प्रायर परमिशन, देन वी कैन आल्सो कॉल इट कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, उस टाइम पे हम इसको इन्फ्रिंजमेंट कहेंगे, ठीक है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कहलाता है, विदाउट परमिशन यूज करना। नेक्स्ट, in a society where people learn from members of other cultures and grow together is having and dash environment, एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे लोग जो है वो दूसरे कल्चर से सीखते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्या इंटर होगा, क्रॉस होगा, मल्टी होगा या हाइब्रिड कल्चर होगा, क्या कल्चर होगा इसको हम कहेंगे इंटरकल्चरल। और किस टाइप की सोशलाइजेशन होगी इसमें, तो इसमें होगी ए कल्चरेशन, ए कल्चरेशन है टाइप ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। और कल्चर क्या फॉलो होगा, ये इंटरकल्चरल इन्वायरमेंट होगी इसमें, जहाँ पे आपस में लोग सीखते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन मैचिंग है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन बहुत कम बनता है, नेट में तो अभी तक नहीं बनाया, बट फिर भी बन सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल आपका रिपीट हो सकता है। तो देखो लिस्ट 1 लिस्ट 2 में क्या दिया है, जर्नलिज्म, कुछ उनके टैगलाइंस दी गई है और फिर उनके नाम दिए हैं, यू हैव टू मैच देम। तो जर्नलिज्म ऑफ करेज ये टैगलाइन है, ये टैगलाइन है इंडियन एक्सप्रेस का। इंडियाज नेशनल न्यूज़पेपर सिंस 1868 ये टैगलाइन है, ये टैगलाइन है द हिंदू का। लेट द ट्रुथ प्रिवेल ये टैगलाइन है टाइम्स ऑफ इंडिया का। एंड पीपल्स पार्लियामेंट ऑलवेज इन सेशन ये है स्टेट्समैन का, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट कॉम्पोजिशन आपका ऑप्शन नंबर बी बनता है। नेक्स्ट देखिए, स्वयं के बारे में एक क्वेश्चन दिया गया है, दो टू स्टेटमेंट्स आर देयर,
are given here. SWAM, that is Indian government's MOOC platform, primarily aims at to take the best teaching learning resources to all the learners including the most disadvantaged group. क्या ये कथन सही है? तो ये कथन बिल्कुल सही है. ठीक है. अच्छा, ऑप्शन नंबर 2 कहता है नॉट टू अकम्प्लिश 3 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी. अरे व्हाई नॉट? नॉट तो गलत होगा, सो दैट इज ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज नॉट करेक्ट. नेक्स्ट देखो, अगेन मैचिंग दी है. लिस्ट 1 में कुछ ई प्लेटफॉर्म, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, लिस्ट 2 में उनके रिसोर्सेज के नाम है. सो दीक्षा कैसी प्लेटफॉर्म है, स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या, और ई पाठशाला क्या है. तो हमने अभी पढ़ा कि स्वयं जो है वो हमारा ऑनलाइन कोर्सेज थ्रू मूक्स है. स्वयं इज अ मूक, राइट. तो बी का तो 1 हमारा बन गया. बी के 1 देखो, बी सी डी इन तीनों में है. बाकी चलते हैं. स्वयं प्रभा क्या है, स्वयं प्रभा हमारा D2H है, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग है, डायरेक्ट टू होम चैनल्स है. ई पाठशाला क्या है, ई पाठशाला क्या है, और दीक्षा क्या है. दीक्षा है विद्यादान, ओके, एंड ई पाठशाला इज ग्रेडेड लर्निंग मटेरियल. कौन सा ऑप्शन बन रहा है इसमें से? देखो, ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3. सो ऑप्शन नंबर डी बनता है करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर डी बनता है करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमाइजेस द लर्निंग एनवायरनमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मैक्सिमाइज कौन सा करेगा इनमें से? एंगेजिंग पेडागोजी, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, करियर काउंसलिंग, साउंड एथिकल ग्राउंडिंग. बताइए. क्वेश्चन नंबर 14. Which among the following will maximize the learning environment in educational institution? Engaging pedagogy, formative evaluation, career counseling या फिर sound ethical grounding. इनमें से जो maximize करेगा ये ऑप्शन, ये होगा formative evaluation. क्यों? क्योंकि formative जो होता है वो during सबसे पहले तो ये है कि ये during चलती है, यानी कि इमीडिएट फीडबैक बच्चे को आप दे सकते हो, बच्चे को आप तुरंत की तुरंत प्रॉम्प्ट कर सकते हो, बच्चे को आप तुरंत की तुरंत प्रोबिंग क्वेश्चन से असेस कर सकते हो. तो इसीलिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज द बेस्ट मेथड आउट देयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 लिस्ट 2 अगेन आपको मैचिंग करनी है. लिस्ट 1 में कुछ एडोलेसेंट लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक दी गई है, लिस्ट 2 में उनके डायमेंशंस आर गिवन. सो मूविंग फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग in the process of establishing sense of personal identity, demonstrate resilience and coping skills, focus on personal decision making and emotional decision making, और dimensions है social, cognitive, academic and emotional. कौन सा किससे जुड़ेगा, कौन सा किससे जुड़ेगा? तो देखो, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोला है. कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ये कहीं ना कहीं आपकी एकेडमिक से जुड़ती है. ठीक है. प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, पर्सनल आइडेंटिटी की जो सेंस होती है वो आपकी सोशल डायमेंशन होती है. डेमोन्स्ट्रेट रेजिलियंस एंड कोपिंग स्किल्स, ये जो होंगी ये आपकी इमोशनल स्किल्स के बताएंगी, इमोशनल डायमेंशन होगा. एंड पर्सनल डिसीजन मेकिंग जो होगी ये आती है आपके कॉग्निटिव में. ठीक है. अब आप बोलोगे कि मैम थिंकिंग है तो ये कॉग्निटिव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो थिंकिंग यूज हो रही है ना, ये देखो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी जहाँ पे पढ़ाई होती है, सोच जहाँ, वहाँ पे आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ज्यादा यूज होती है ना, तो वहाँ पे आपकी एकेडमिक यूज होगा. और जहाँ जब वहाँ पे डिसीजन मेकिंग कर रहे हो पर्सनल लेवल पे, वहाँ पे भी आपकी थिंकिंग यूज हो रही है, तो वो आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग होगी. ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर हियर. अच्छा, यहाँ पे आपके कुछ डीआई के क्वेश्चंस है, ये आप ट्राई करना, खुद अटेम्प्ट कीजिएगा, टाइम नहीं हुआ इतना सॉल्व करने का. अच्छा, नेक्स्ट देखो, assertionism का एक क्वेश्चन है. assertion says data acquisition is the process of sampling signals that measure real world physical conditions and converting the resulting samples into digital numeric values that can be manipulated by a computer. So is the statement true? Yes, this is absolutely true. Data acquisition इसी को कहते हैं, because the reason here is data acquisition is the process of digitalizing data from the world around us so it can be displayed, analyzed and stored in a computer. So yes, ये दोनों ही statements absolutely correct थी, बात बोल रहे हैं. अच्छा, 19 का भी आपका MR है, सॉल्व कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा. नेक्स्ट है 20, लिस्ट 1 लिस्ट 2 में आपको मैचिंग करनी है. लिस्ट 1 में डेटा दिए गए हैं, लिस्ट 2 में डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा है. सो क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा, कौन सा किससे जुड़ेगा? तो हमें पता है कि अच्छा, यहाँ पे स्केल्स की भी बात की गई है, काउंटेबल और मेजरेबल, डिस्क्रिप्शन बेस्ड, मेजर्ड इन इंटरवल या न्यूमेरिकल एंड काउंटेबल. तो देखो,
जो हमारी क्वांटिटेटिव डेटा होगी और क्वालिटेटिव डेटा होगी, क्वालिटेटिव डेटा कभी भी न्यूमेरिकल नहीं हो सकती, कभी भी इंटरवल में नहीं आएगी, ये हमेशा हमारी क्या होगी, हमेशा डिस्क्रिप्शन बेस्ड डेटा ही क्वालिटेटिव डेटा होगी, हमेशा डिस्क्रिप्शन बेस्ड डेटा ही हमारी क्वालिटेटिव डेटा होगी, करेक्ट है। तो क्वांटिटेटिव क्या होगा, क्वांटिटेटिव हमेशा काउंटेबल या मेजरेबल होगा, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रीट डेटा क्या होगा, न्यूमेरिकल एंड काउंटेबल डेटा होनी चाहिए, एंड कंटिन्यूअस जो होगी ये हमारी इंटरवल स्केल के अंडर आएगी। कंटिन्यूअस डेटा विल बी इन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ इंटरवल स्केल, ओके। तो इस हिसाब से हमारा आंसर बनता है डी का 3, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल। देखो आगे, अच्छा ये 21 वाला भी आपका एमआर ही है, इसको भी ट्राई कीजिएगा। अच्छा 22 को थोड़ा देखते हैं, ये लॉजिक से क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन कोड मेंशन इज रिटन एज LNETTNO, हाउ इज पैटर्न रिटन, इसको हम ट्राई करते हैं, चलो। सो मेंशन को क्या लिखा गया है, मेंशन को लिखा गया है LNETTNO, ओके। तो पैटर्न को हम कैसे लिख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन पूछा है। तो देखो, अगर इसको ऐसे क्या बोलते हैं, चेंज करते, इसको हम ऐसे चेंज करते, ठीक है, तो कुछ समझ आ रहा है। देखो क्या क्या बनता है, इसको हमने ऐसे चेंज किया, यानी कि A यहाँ गया, T यहाँ गया, और इसको ऐसे चेंज कर दे, यानी कि R यहाँ गया और N यहाँ गया। इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद देखो ML LM है ना, तो OP होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं OTA और NR हमारा लास्ट आएगा, तो OTA NR यही से आपका आंसर बन जाना चाहिए। क्लियर, OTA NR यही से हमारा आंसर बन जाना चाहिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 23 में क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर है, आपको बताना है कि क्या मिसिंग है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ढंग से ये फिगर देखो तो आपको समझेगा कि ये स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर के 4 साइड, ये भी स्क्वायर है 4 साइड, ये भी स्क्वायर है 4 साइड, ये ट्राइंगल है 3 साइड, तो ये क्या है। सो 1 2 3 4 5, इसके 5 साइड है, करेक्ट आंसर 5। क्लियर, इजी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिसिंग कैरेक्टर को अगेन यू हैव टू फाइंड आउट। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखो क्या क्या नंबर्स है, 125 216 64 27 8। एक मैं छोटा सा आपको एक हिंट देना चाहूँगी, एक मैं आपको टिप देना चाहूँगी कि एक से हो, मतलब अगर हो सके तो 1 to 15, ठीक है, आप हर एक नंबर के स्क्वायर एंड हर एक नंबर का क्यूब जो है वो थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। 1 से एटलीस्ट 15 तक आप स्क्वायर और क्यूब को ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चंस में आपको काफ़ी वो मदद करने लगता है, ठीक है, काफ़ी मदद करता है। अगर 15 तक नहीं भी हो तो 1 to 10 के तो सारे स्क्वायर और सारे क्यूब नंबर्स आपको पता होने चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो 8 जो है वो हमारा 2 का क्यूब है, 27 इज आर 3 का क्यूब, 64 इज 4 का क्यूब, 125 इज 5 का क्यूब, 216 इज 6 का क्यूब। तो ये कहीं ना कहीं 7 का क्यूब होना चाहिए, है ना, 7 होना चाहिए, 1 तो नहीं होगा क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, यहाँ पे कहीं 1 नहीं है, तो 7 का क्यूब होना चाहिए। तो 7 का क्यूब क्या होता है, 7 इंटू 7 दैट इज 343, ठीक है, 343 यहाँ पे सही आंसर बनेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। तो यहाँ पे कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि बाकियों से बिल्कुल डिफरेंट है। तो देखो UAVB, अच्छा ABC LMN EFG, ठीक है, UVW XYZ एंड PQR, हर कोई ऐसे ऑल्टरनेट में सीरीज में है, बट CIJ और HDE ये 3 नहीं है, तो B यहाँ पे इज डिफरेंट, ठीक है। ये अभी आप ट्राई कीजिएगा, बाकी के हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो हाउ मेनी स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स आर प्रेजेंट इन द फिगर, ये आपको बताना है। तो स्क्वायर तो पहले आप सिंपल तरीके से गिन सकते हो, दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर एंड दिस इज अ स्क्वायर। सो 1 2 3 4 हो गया, इन चारों को मिला के एक स्क्वायर है, इन चारों को मिला के एक स्क्वायर है, सो 5, ठीक है। अच्छा अब
ये पूरा भी एक स्क्वायर है, यानी कि 6 हो गया, ठीक है, इतना 6 हुआ। इसके बाद आते हैं रेक्टेंगल्स पे, तो ये एक रेक्टेंगल हुआ 7, ये एक रेक्टेंगल हुआ 8, ये एक रेक्टेंगल हुआ 9 एंड ये एक दोनों मिला के रेक्टेंगल हुआ 10। समझ आया? तो ये टोटल आपके 10 बन गए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल टोटल। ऑलराइट चलो 29 क्वेश्चन देखिए, 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है सम ब्रिक्स आर सीमेंट। तो चलो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बनाते हैं वेन डायग्राम। सम ब्रिक्स आर सीमेंट, ये बोला है, एंड ऑल सीमेंट आर सैंड। सारे सीमेंट जो है, सारे सीमेंट क्या है, सैंड है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या होगा, नो ब्रिक्स आर सैंड। अरे अगर ऑल सीमेंट आर सैंड है तो ब्रिक तो सैंड होगा ही ना, तो ये तो गलत है। ब्रिक एंड सीमेंट आर सैंड ऐसा तो नहीं है, ब्रिक आर सीमेंट एंड सैंड ऐसा भी नहीं है। अगर ब्रिक आर सीमेंट एंड सैंड होता तो ब्रिक इसके अंदर ही होता, तो ऐसा भी नहीं दिख रहा हमें, तो बोथ आर नॉट ट्रू, नन ऑफ द कंक्लूजन आर ट्रू, ठीक है, नन ऑफ द कंक्लूजन आर ट्रू हियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड आउट करना है 2, 15, 41 एंड 80। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो देखो 2 और 15 में अगर डिफरेंस आप निकालो, कितने का डिफरेंस बनता है, 2 + 13 15, 2 + 13 is 15, अगेन 15 से 41 प्लस 26 होता है, यानी कि 13 × 2 प्लस फिर 26 + 13 कीजिए, कितना होता है 39, प्लस 39 + 13 39, ये इसको प्लस 13 करोगे तो 39 आया, इसको प्लस 13 करोगे तो आएगा आपका 52 प्लस 52, तो प्लस 52 करने से 82 के साथ बनता है आपका 132, 132, ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। होपफुली समझा सभी को। 31 क्वेश्चन देखो, NEP 2020 रिकमेंड्स द फॉलोइंग फंक्शनिंग फॉर द जनरल एजुकेशन काउंसिल। क्या है, एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग की बात है, स्टैंडर्डाइज रूल्स एंड रेगुलेशन, असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन, या फिर बजटिंग एंड फंडिंग। NEP 2020 ने क्या बोला है, जो जनरल एजुकेशन काउंसिल होंगी वो क्या करेगी, वो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बॉडी होगी, ठीक है, जनरल एजुकेशन काउंसिल यानी कि GEC। अच्छा, यहाँ पे जनरल एजुकेशन काउंसिल के साथ साथ और भी मतलब टोटल 4 आपके वर्टिकल्स बनते हैं, ठीक है, टोटल 4 वर्टिकल्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू NEP 2020। आपको बताना है कि इसके अलावा और कौन से हैं, ठीक है, ये मुझे होमवर्क में बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके नेट में तो बनेंगे ही बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following are values recommended by NEP 2020 to help to develop good human beings। कौन कौन से वैल्यू की बात बोली है, क्या सैक्रिफाइस होनी चाहिए, क्या सैक्रिफाइस की भावना होनी चाहिए, रेजिलियंस होनी चाहिए, सॉरी रुको, हाँ सही है, रेजिलियंस या स्पिरिट ऑफ, हाँ सैक्रिफाइस होगी, रेजिलियंस वैल्यू नहीं है, स्पिरिट ऑफ सर्विस होगी, इंक्लूसिवनेस भी वैल्यू को नहीं इंक्लूड किया, क्रिएटिव इमेजिनेशन किया है, एंड साइंटिफिक टेम्पर भी नहीं। सो सैक्रिफाइस, स्पिरिट ऑफ सर्विस एंड क्रिएटिव इमेजिनेशन, ये 3 वैल्यू को नहीं, क्रिएटिव इमेजिनेशन नहीं, साइंटिफिक टेम्पर को माना है, साइंटिफिक टेम्पर को माना है। 1, 3 एंड 6 ये 3 होंगे हमारे वैल्यूज, ठीक है, आइडेंटिफाइड बाय NEP 2020। ऑलराइट, सैक्रिफाइस, स्पिरिट ऑफ सर्विस एंड साइंटिफिक टेम्पर वैल्यूज बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया विच प्रोवाइडेड हॉलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग। ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी थी प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में जो बनी थी, तो ये आंसर है आपका एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी, दैट इज तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी कैसी एक रिलीजन के आधार पर बनी थी, तो ये बुद्धिज्म से बना था। Next question, NAAC assessment and accreditation of general higher education institution refers to which of the following। So NAAC जो करता है, National Assessment and Accreditation Council जो करता है, उसको क्या कहते हैं, कंट्रोल, अश्योरेंस, इंस्पेक्शन या क्वालिटी मैनेजमेंट।
तो इसको कहा जाता है क्वालिटी अश्योरेंस, ठीक है। कंट्रोल नहीं होगा, बहुत लोग यहाँ पे कंट्रोल लगा के आ जाते, नहीं, नैक का काम होता है क्वालिटी अश्योर्ड करना। और कितने क्राइटेरियाज होते हैं, 7 क्राइटेरिया होते हैं जिसमें वो जज करता है, और 4 ग्रेड होते हैं, ठीक है। अच्छा, 4 पॉइंट्स होते हैं एक्चुअली, 4 ग्रेड्स नहीं। ग्रेड्स तो आपका A++, A+, A, B++, B+, B, C एंड नॉट ग्रेडेड, ये सारे आपके ग्रेड्स होते हैं, ठीक है। बट मैक्सिमम आपके 4 ग्रेड्स होते हैं। अच्छा, which of the following is the best method for inculcation of democratic values among adult learners? adult learner को सिखाने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, तो ये है ओपन डायलॉग फोरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NDL, विद्वान, रोसा एंड नीट, आपको फुल फॉर्म्स और उनके मीनिंग्स बेसिकली आपको मैचिंग करने हैं। सो NDL क्या है? NDL डिजिटल लाइब्रेरी है, समझ ही आ रहा है आपको नाम से। सो डिजिटल रिपोजिटरी फॉर ऑल काइंड ऑफ लर्निंग मटेरियल, ये हमारा NDL बन गया। रूसा क्या है? उच्चतर शिक्षा अभियान, तो कहीं ना कहीं ये हायर एजुकेशन से जुड़ेगा, ठीक है। इतना तो हमारा बन गया, A का 2 एंड C का 1, देखो A का 2 एंड C का 1, यहीं से आपके आंसर बन गए। बाकी के भी 2 पढ़ लेते हैं। सो B का है 4, दैट इज विद्वान is a database profile of scientists, researchers, faculty members in teaching and research, and NEET is to promote use of technology in education and enhance employability of students, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी बनता है। ये नीट को थोड़ा पढ़ के जाना भी, रिसेंटली नीट के बारे में एग्जाम वगैरह भी काफ़ी कंडक्ट हुए, तो इनके बारे में बात भी की गई थी, तो इट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च इंश्योर्स वाइडर कवरेज एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, इतना तो हमें पता है। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी एप्लीकेशन बेस्ड ICT होती है जो क्या करती है? इंश्योर्स वाइडर कवरेज एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। वाइडर कवरेज देने वाला इनमें से कौन होगा? तो ये होगा आपका इंटरनेट, ठीक है, सबसे वाइड। यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क को देख के आप ये मत लगा देना, यहाँ पे वाइड कवरेज एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थ्रू क्या होता है? तो ये होता है इंटरनेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्राइवेट नेटवर्क that enterprises use to provide trusted third parties such as supplier, vendor, customer and other business secured controlled access to business information or operation is usually called as what? extranet, internet, intranet या फिर personal area network PAN। क्या कहलाता है ये? तो ये कहलाता है एक्स्ट्रानेट, ठीक है, इसको हम एक्स्ट्रानेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT बहुत इंपॉर्टेंट है। It was coined by Kevin Ashton at a presentation to Procter and Gamble in what? तो ये आंसर आपका बनेगा 1999। इसके अलावा इंटरनेट की खोज किसने करी थी? WWW, ये किसने खोज किया था? फर्स्ट जो कंप्यूटर है वो किसने खोज की थी? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर किसने खोज की थी? लेटेस्ट इंडिया की सुपर कंप्यूटर क्या है? ये सारे आप नाम पढ़ के जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। Next, a state of being constantly connected to technology, whether it is through computer, smartphone or other digital device, is termed as what? इसको हम कहते हैं क्या? डिजिटल स्लेवरी। हमेशा टेक्नोलॉजी से जुड़े होना, हमेशा मतलब फोन के बिना कुछ नहीं किया जा सकता, इसको हम डिजिटल स्लेवरी कहते हैं। Next question, anthropogenic contamination is a form of pollution produced directly by क्या? तो याद रखना, जो एंथ्रोपोलॉजी होती है उसको हम पढ़ते हैं एज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, मैन मेड एक्टिविटीज, ठीक है। तो इसीलिए जो ह्यूमन एक्टिविटीज होंगी उसी के द्वारा पोल्यूशन को हम कहेंगे एंथ्रोपोजेनिक कंटामिनेशन, ठीक है। अच्छा, वाटर पोल्यूशन के बारे में कुछ पॉइंट्स दी गई है। इट एनकरेजेस द ग्रोथ ऑफ इन्वेसिव प्लांट्स ड्यू टू लो लेवल ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट इनटू वाटरवेज, सही बात है। अफेक्ट द माइक्रोफ्लोरा एंड माइक्रोफ्लोरा ऑफ सॉइल, अच्छा सॉइल का तो नहीं होना चाहिए, वाटर की बात कर रहे हैं हम लोग। हेल्प्स प्लांट टू ग्रो एंड डज नॉट अलाउ प्लांट टू अब्सॉर्ब डेंजरस केमिकल्स फ्रॉम वाटर, ये बात गलत है क्योंकि पोल्यूशन है तो ठीक इसका उल्टा ही करेगा। अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ एक्वाटिक प्लांट, ये भी बात सही है। तो 1 एंड 4 आपका सही आंसर बनना चाहिए। अरे 1 एंड 4 तो है ही नहीं सही आंसर। 42
2 and 4 की बात कर रहे हैं, ओके 2 and 4 क्यों? encourages growth of invasive plant due to low level of nitrogen। अच्छा, लो लेवल ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट नहीं, हाई लेवल्स होगा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा पढ़ने में गलती हो गई, हाई लेवल की वजह से यहाँ पे ग्रोथ जो होता है वो बढ़ता है। हाँ, ये अफेक्ट करता है क्योंकि यही पानी जब सॉइल में जाएगा तो ये अफेक्ट करेगा। सो 2 and 4 यहाँ पे सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नॉन फॉसिल फ्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग। नॉन फॉसिल फ्यूल इनमें से कौन है? कोल है, ठीक है, 43 में नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल है, यूरेनियम नहीं है। यूरेनियम एक नॉन फॉसिल फ्यूल है, यूरेनियम फॉसिल फ्यूल नहीं है। कोल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल जो नेचुरल तरीके से हमें मिलता है वो हमारे फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं या होते हैं। साइलेंट स्प्रिंग की रचना किसने की थी? साइलेंट स्प्रिंग लिखा था रेचल कार्सन ने। ओके, ये साइलेंट स्प्रिंग के बारे में थोड़ा पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी कहीं ना कहीं आपकी जो इन्वायरमेंट है उससे जुड़ता है, ये लेखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रूव्ड ह्यूमन वेलबीइंग, सोशल इक्विटी, रिड्यूस्ड एनवायरमेंटल रिस्क एंड इकोलॉजिकल स्कैरसिटीज आर एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? तो ये बनता है आपका ग्रीन इकोनॉमी। ह्यूमन वेलबीइंग को इम्प्रूव करना, सोशल इक्विटी को बढ़ाना, एनवायरमेंटल रिस्क को खत्म करना, कम करना, इकोलॉजिकल स्कैरसिटीज को समझना, पढ़ना उनके बारे में, तो इसको ग्रीन इकोनॉमी कहलाता है। तो यहीं तक हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन से, इसके अलावा आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी कुछ क्वेश्चन है, इनको आप खुद ट्राई कीजिएगा। ऑलराइट, तो ये हुआ आपकी 25th सेट ऑफ वेस्ट बंगाल सेट दिसंबर 2023 में जो कंडक्ट हुआ था उसका पेपर 1। होपफुली क्वेश्चंस आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे। क्वेश्चंस एक्चुअली में बहुत अच्छे थे, काफ़ी डाइवर्स फील्ड ऑफ क्वेश्चंस बने थे आपके, और ऐसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे इस बार भी, और साथ ही साथ नेट के लिए भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आपके रिपीटेड भी बन जाते हैं। सो होपफुली यू एंजॉयड द सेशन। जो मैंने क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्द। और साथ ही साथ पेपर 2 की भी हम तैयारी कर रहे हैं। और एक चीज़ आपको बतानी थी कि अगर आपको नेट की तैयारी करनी है, रिवीजन पेपर आपको चाहिए, अगर कोर्स चाहिए, तो आप फिलहाल मेरा जो न्यू संशोधन कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो एट ओनली 899 फॉर 2 मंथ्स, ठीक है, 899 ओनली पे आप संशोधन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जो प्रॉपरली आपको रिवीजन में मदद करेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।